हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, पहले से ही परीक्षा की डेट करीब आती सामने नज़र आपको दिख रही होगी। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2020 में कराने चल रहा हूँ साथी, अत्यधिक क्वेश्चन जो पेपर में क्वेश्चन इसके विगत वर्ष में पहले पूछे गए हैं। आज के अत्यधिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर पहला होगा, लेकिन इस पूरे पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? द्वितीय युद्ध पानीपत का कब हुआ था, ये पूछा है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1526 को उत्तर भारतीय हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के मध्य लड़ा गया, जिसमें हेमचंद की पराजय का सामना करना पड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और मुगल वंश का संस्थापक बाबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर क्या हुआ? विजयी हुआ। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के द्वारा चौथ तथा सरदेशमुखी नामक 2 कर लगाए थे। शिवाजी कौन कौन से कर लगाए थे? एक उनका कर था चौथ, दूसरा था सरदेशमुखी कर। सरदेशमुखी उन भूमियों पर 10% उन भूमियों पर 10% का करारोपण था जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकारों का दावा किया था, जबकि चौथ कर वार्षिक कर था जो उत्पादन का 1/4 था, इसलिए इसे चौथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण क्या था? आज़ाद हिंद फौज की प्रथम बटालियन का गठन 1 दिसंबर प्रथम बटालियन का गठन 1 दिसंबर 1942 को मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ। 4 जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं इंडियन लीग की कमान संभाली। आज़ाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेनाओं की जो है उस समय पराजय हुई थी। यही जो है इसका मुख्य कारण था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसने किया? भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लेकिन इसकी व्याख्या देखिए, तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के उपरांत समाज 2 वर्गों में क्या हुआ? बट गया। एक आई जमींदारी प्रथा, एक आई क्या है? काश्तकार प्रथा। ठीक है। यह जो है 2 बंदोबस्त आए, एक जमींदारी आई, एक जो है काश्तकार आए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जयमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ वातावरण में व्याप्त 30 किलोमीटर ऊंचाई या मोटी वायु की परत, जल, थल, शैल तथा मृदा युक्त एक जीवनदायी परत को जयमंडल कहते हैं। अर्थात जयमंडल मूल रूप से पृथ्वी पर व्याप्त सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का क्या है? योग है। क्या है? योग है। इसका मैं आपको जयमंडल का एक चित्र के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये क्या है? 3 गोला मैं लूँगा, तीनों गोलों में देखिए कलर चेंज करके बताते हैं और उसके बाद में कलर फिर चेंज करेंगे तो यह गोला, ठीक। एक आएगा क्या हमारा? यह जो है जल मंडल, यह क्या है? स्थल मंडल, और यह क्या है? वायुमंडल। ठीक। और इस तीनों का जो यह एरिया इतना है, यही हमारा क्या है? जयमंडल। इतना एरिया हमारा क्या है? इसी को बोलेंगे क्या? जयमंडल। ठीक है। यह चित्र के माध्यम से आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए साथी अगला क्वेश्चन हमारा है, हिमालय के 2 प्रमुख धर्मों के नाम लिखने के लिए कहा है।
हिमालय के दर्रे, दर्रा कहाँ कहाँ अवस्थित है, या कौन सा दर्रा है और किस जगह पर अवस्थित है। तो बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दो प्रमुख दर्रों के नाम लिखने के लिए कहा है, लेकिन अब दर्रों में जितने इंपॉर्टेंट दर्रे हैं साथ ही वो दर्रे कहाँ पर हैं और किस राज्य में अवस्थित हैं, मतलब स्थित हैं। तो बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद में खारदुंग दल्ला दर्रा लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में। जोजिला दर्रा, ये भी लद्दाख में है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपका जो बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा ये हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला और खारदुंग दर्रा ये सब कहाँ पर दोनों हैं, लद्दाख में है। बारालाचा, रोहतांग, सिपकिल्ला सब क्या है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय जलवायु का प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार एवं स्थिति है, समुद्र से दूरी है, उत्तर प्रवृत्ति श्रेणियां स्थलाकृति हैं, मानसूनी पवन है, उत्तर पूर्वी मानसून एवं उसका प्रभाव, दक्षिण पश्चिमी मानसून एवं उसका प्रभाव। अगला है ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी जेट वायु धारा तथा उसका प्रभाव, पूर्वी जेट वायु धारा एवं उसका प्रभाव। अगला है पश्चिमी विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगला है अल नीनो का प्रभाव। अगला नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिणी दोलन एवं उसका प्रभाव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वन संरक्षण के प्रमुख उपाय बताइए, क्या क्या हैं। तो देखिए, वन संरक्षण के उपाय, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वनोन्मूलन का निषेध करना, ईंधन व इमारती लकड़ी के प्रयोग के लिए वनों की कटाई पर रोक, अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं का उपयोग करना, वनों को रोम से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का क्या है, छिड़काव करना, वनों के महत्व के बारे में जन जागरूकता का क्या है, फैलाना। अगला है कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग जो विशेषता परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित तथा क्रियान्वित होते हैं तथा इनमें सीमित मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे चमड़े के उत्पादन, ईंट भट्ठी का काम, कागज के थैले, बांस की टोकरियां, बढ़ई, लोहार आदि सभी कुटीर के क्या है, उदाहरण हैं। चलिए अगला, गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 साधनों का उल्लेख करना है। तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। जल, वायु, सौर प्रकाश आदि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। संसद के द्विसदनीय सदन का नाम क्या है। संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 तक भाग 5 संसद के संगठन, संरचना, अधिकारी, प्रक्रियाओं, अवधि, विशेषाधिकारों और शक्तियों संबंधी प्रावधानों का क्या है, उल्लेख है। इसमें संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन या राज्यों की परिषद जिसके बारे में अनुच्छेद 80 में उल्लेख है, या भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें 238 को चुनावी प्रक्रिया के तहत तथा 12 सदस्यों को कला, साहित्य, खेल तथा समाज कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मनोनीत किया जाता है, जबकि लोकसभा को निचली सदन, निम्न सदन या प्रथम सदन के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की व्याख्याता के रूप में भी कार्य करता है। संविधान संशोधन का अधिकार तो संसद के पास है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को इन संशोधनों की वैधता की जांच करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए मंत्रिपरिषद के 2 कार्य बताइए। मंत्रिपरिषद के 2 कार्य, भारतीय संविधान
भारतीय संविधान में ब्रिटिश प्रणाली क्या है? भारतीय संविधान में ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित सरकार की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राजनीति के प्रशासनिक प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 श्रेणी उनकी होती है। मंत्रिपरिषद के कार्य, मंत्रिपरिषद के कार्य कौन कौन से हैं? तो इसको देखिए, मंत्रिपरिषद के कार्य के बारे में आप समझिए। एक होता है पहला, नीति निर्माण करना, किसी विषय पर विधेयक पेश करना, राज्यों का बजट तैयार करना, योजनाओं की समीक्षा करना। ठीक है, यह जो है मंत्रिपरिषद के कार्य थे। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का एक कार्यकारी निकाय है जिसे सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है। नीति आयोग का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग एक थिंक टैंक विशेषज्ञ दल है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इस समय नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? तो जो आरबीआई होती है उसे बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 कब? 1934 के अंतर्गत 1935 स्थापित, मतलब अधिनियम कब आया? आरबीआई अधिनियम 1934 में आया और इसका जो स्थापना किया गया 1935 में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय के अधीन भारत का एक केंद्रीय बैंक है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। वित्तीय पर्यवेक्षण, बैंकों के बैंक, सरकार के ऋण प्रबंधक, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है साथी, 2020 का क्वेश्चन आपका अतलघुत्री समाप्त होता है। साथी, आप लोग ऐसे अपनी बहुत तन्मयता के साथ अपनी तैयारी को एक अहम भूमिका निभाते हुए, साथ समय रहते हुए पूरा कंप्लीट करके आप लोग परीक्षा हाल में ही जाएं। ठीक है, अभी समय आपके पास बहुत है। साथी, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत। परीक्षा में कॉपी का लिखने का तरीका भी, और कुछ लोग हमारे साथी जो होते हैं डीएलएड के, वो साथी परीक्षा में जब बैठते हैं तो कॉपी में कुछ पैसा लगाते हैं, उनको तरीका बताएंगे साथी। आप लोगों के बीच में मैं वीडियो लेके ज़रूर उपस्थित होऊंगा। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। आप लोग स्वस्थ और मस्त ज़बरदस्त रहिए साथी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।